वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या मॉलिक्यूल बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में कर लिया था और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसी चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। और बेसिकली आज हम लोग बेटा जो बात करेंगे वह बात करेंगे अनुलेखन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बेटा? अनुलेखन के बारे में बात करेंगे। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। बेटा देखना, अनुलेखन का मतलब क्या होता है। हमने प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया। अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण। बेसिकली क्या होता है बेटा? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है देखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन या जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, ठीक है। क्या होता है ध्यान से देखिए कि डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए इज ट्रांसफर टू द आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या है लिखिएगा बेटा। डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। और भी हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे बेटा। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि डीएनए में जो भी आनुवंशिक सूचनाएं हैं उनका आरएनए में जो ट्रांसफर है, आरएनए में जो स्थानांतरण है, उसे हम लोग अनुलेखन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा बेटा। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक information from DNA to RNA is called as transcription, ठीक है बेटा। एक डेफिनेशन तो आपके ये हो गई। फिर देखो बेटा, एक्चुअली क्या होता है डीएनए के अंदर। हम सभी जानते हैं कि डीएनए द्विरज्जु की अवस्था में पाया जाता है। डीएनए जो होता है वह डबल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होता है। तो उस डबल स्टैंडर्ड फॉर्म से एक ही स्टैंड जो होता है वह आरएनए के निर्माण में काम में आता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं डीएनए में उपस्थित दो रज्जुकों में से एक रज्जुक से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये भी लिख लीजिएगा बेटा। डीएनए में उपस्थित द्विरज्जुक में से एक रज्जुक से आरएनए अणु का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? लिखिएगा इंग्लिश मीडियम। फॉर्मेशन ऑफ RNA from double stranded DNA from
single stranded DNA, from single strand of DNA, from single strand of dsDNA is called as ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है बेटा? ये हमने बताई कि डीएनए में जो द्विरज्जुक होते हैं उस द्विरज्जुक में से एक रज्जुक ही आरएनए के निर्माण में काम में आता है, और कौन सा आता है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिएगा बेटा, इसको हम लोग पढ़ते हैं यहां से स्लाइड से। क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपि करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुलेखन कहते हैं। मतलब डीएनए के जो दो रज्जुक है, दोनों रज्जुक में से एक रज्जुक से इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करना क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आउट ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओनली वन स्ट्रैंड पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन एंड कॉल्ड एज एंटीसेंस और टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो बेटा, ये डीएनए के आपको दो रज्जुक दिख रहे हैं। ये एक रज्जुक ये रहा और दूसरा रज्जुक ये रहा आपके सामने। इस दोनों रज्जुक में से एक रज्जुक से, देखो बेटा, ये तो कौन सा है? डीएनए का रज्जुक है, ये वाला जो दिख रहा है, और इससे ये क्या बन रहा है? इससे ये बन रहा है आरएनए, या मैं कह सकता हूं ये बन रहा है एमआरएनए। ठीक है बेटा, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो जो रज्जुक टेम्पलेट के निर्माण में, आरएनए के निर्माण में काम में आता है, उसे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ध्यान से देखना बेटा, क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो बेटा। अब देखो बेटा, यहां पर एक चीज मैं बात करता हूं बेटा। मैं बता रहा हूं ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है। एक मिनट बेटा है। देखिएगा बेटा, मैं कह रहा हूं एक ये डीएनए है 5' से 3' और ये है 3' से 5'। ध्यान से देखना बेटा। बेटा जो 3' से 5' स्ट्रैंड होता है, 3' से 5' स्ट्रैंड होता है, इस स्ट्रैंड से आरएनए अणु का निर्माण होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, स्टार लगाइएगा। ठीक है, यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्या कह रहा हूं कि डीएनए के दो रज्जुकों में से एक ही रज्जुक आरएनए के निर्माण में काम में आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। यहीं पे हमने अभी बताया बेटा इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर क्या बताया कि डीएनए के दो रज्जुक में से एक रज्जुक जो होता है वह आरएनए के निर्माण में काम में आता है, उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। बेटा देखना, तो दूसरा वाला जो स्ट्रैंड होता है उसको बोलते हैं बेटा सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा? सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। इसे ही हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और इसे ही हम लोग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। यह चीज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का वह रज्जुक जो आरएनए के निर्माण में काम में आता है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं,
और टेम्पलेट स्टैंड जो होता है वो हमेशा 3' से 5' वाला जो डीएनए का स्टैंड होता है वह टेम्पलेट के रूप में काम में आता है। उसे ही हम लोग एंटीसेंस स्टैंड बोलते हैं, उसे ही हम लोग नॉन कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। जबकि उसका जो विपरीत जो संपूरक डीएनए स्टैंड होता है उसे हम लोग सेंस स्टैंड या उसे हम लोग कोडिंग स्टैंड कहते हैं। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। क्या कह रहे हैं बेटा, हम लोग बेसिकली टेम्पलेट स्टैंड के बारे में बात कर रहे हैं। टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है, टेम्पलेट रज्जुक क्या होता है, कि डीएनए का वह रज्जुक जो आरएनए के निर्माण में काम में आता है उसे टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। लिखिएगा, डीएनए का वह रज्जुक, डीएनए का वह रज्जुक जो आरएनए के निर्माण में काम में आता है उसे टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं। ठीक है, डीएनए में जो 3' से 5' स्टैंड होता है, ऊपर नीचे वाला नहीं कहना बेटा। यूं नहीं कि इधर आप लोग कह दो कि जो नीचे वाला स्टैंड उल्टा लिख दिया, भाई उल्टा लिख दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नीचे वाला स्टैंड कभी याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है, 3' से 5' वाला स्टैंड जो होता है उसका आरएनए बनता है, उससे आरएनए बनता है। इसलिए 3' से 5' वाला जो स्टैंड होता है वह टेम्पलेट स्टैंड होता है। लिखिएगा, डीएनए में उपस्थित 3' 5' रज्जुक से आरएनए का निर्माण होता है। इसलिए 3' 5' रज्जुक को टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम लिखना, द स्टैंड ऑफ डीएनए विच इन्वॉल्व इन द पार्टिसिपेशन ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्टैंड। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, द स्टैंड इन डीएनए from which RNA is synthesized is called as template strand, is called as template strand. In RNA synthesis, in RNA synthesis, the 3' to 5' strand of DNA is involved in formation of, सॉरी मामला थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ हो गई, लिखिएगा वापस लिखते हैं। 3' to 5' strand of DNA involved in formation of RNA, so it is called as template strand. It is called as template strand. ठीक है बेटा। अब बेटा टेम्पलेट स्टैंड को ही हम लोग एंटीसेंस स्टैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीसेंस स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड को ही हम लोग नॉन कोडिंग स्टैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन कोडिंग स्टैंड कहते हैं।
ठीक है बेटा। टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और इसका विपरीत जो स्ट्रैंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, कि डीएनए का 5' 3' जो रज्जुक होता है, जो 3' 5' के विपरीत, टेम्पलेट के विपरीत जो अनुक्रम होता है उसे हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लिखिएगा, अनुलेखन क्रिया के दौरान, अनुलेखन क्रिया के दौरान टेम्पलेट रज्जुक के विपरीत, टेम्पलेट रज्जुक, और टेम्पलेट रज्जुक कौन सा होता है बेटा, 3' to 5' रज्जुक। टेम्पलेट रज्जुक के विपरीत रज्जुक को कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग रज्जुक या सेंस रज्जुक कहते हैं। ठीक है बेटा, कि द अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। लिखिएगा, द कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट कौन सा होता है बेटा, 3 to 5 वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड इन डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन is called as coding strand और sense strand, sense स्टैंड। क्लियर है, उसे ही हम लोग कोडिंग स्टैंड या हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सेंस स्टैंड कहते हैं। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं कह रहा हूं रियली में अपने पास सिस्टम क्या है, रियली में हमारे पास सिस्टम ये है कि ये है 5' से 3' और ये है 3' से 5'। ठीक है, इसके अंदर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कि कॉन्सेप्ट है ये वाला, कि इस एक को बोलेंगे 5' से 3', दूसरे को क्या बोलेंगे 3' से 5'। इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको बोला बेटा टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, नॉन कोडिंग स्टैंड। इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, एंटीसेंस स्टैंड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बेटा। जबकि इसका जो विपरीत है, इस विपरीत वाले को हम लोगों ने क्या बोल दिया बेटा, नॉन कोडिंग की जगह इसका उल्टा कोडिंग स्टैंड, या इसी को हम लोगों ने बोल दिया सेंस स्टैंड। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बेटा, मैं कह रहा हूं सपोज 5' ATGC ATGC 3', ये एक सीक्वेंस है, TACG TACG, ये स्टैंड हो गया। ये आपके एक डीएनए का स्टैंड है। सपोज ये क्या है बेटा, डीएनए। तो बेटा हम लोग इससे आरएनए बना रहे हैं। बेटा आरएनए के निर्माण के लिए हमें टेम्पलेट कौन सा काम में लेना है, टेम्पलेट हमेशा आरएनए के निर्माण के लिए
टेम्पलेट जो होता है वह 3 डैश से 5 डैश वाला जो है वह टेम्पलेट है। हम सभी जानते हैं कि यह है टेम्पलेट। इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें बनाना है। तो अगर टी है, थाइमिन के सामने एडिनिन आता है, थाइमिन के सामने देखो 3 डैश के सामने क्या आएगा, 5 डैश आएगा, 5 के सामने 3, 3 के सामने 5। थाइमिन है, थाइमिन के सामने क्या आ जाएगा बेटा, एडिनिन आ जाएगा। एडिनिन है, एडिनिन के सामने आरएनए के अंदर क्या आता है, यूरेसिल आता है। डीएनए के सामने थाइमिन आता है, आरएनए के सामने क्या आएगा, यूरेसिल। साइटोसिन है, साइटोसिन के सामने क्या आएगा, ग्वेनिन। ग्वेनिन है के सामने साइटोसिन। इसी तरह थाइमिन के सामने एडिनिन, एडिनिन के सामने यूरेसिल, साइटोसिन के सामने ग्वेनिन और ग्वेनिन के सामने साइटोसिल। ये आ जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा बेटा, एमआरएनए सीक्वेंस हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि अगर हमें डीएनए का सीक्वेंस दे रखा हो, अगर डीएनए का सीक्वेंस दे रखा हो तो उस डीएनए सीक्वेंस से हम लोग आरएनए का सीक्वेंस पता कर सकते हैं। एक और देख लीजिएगा एग्जांपल, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं कह रहा हूं ये है 5 डैश, मैंने लिख लिया ATT GA TT AGAC और ये हो गया 3 डैश। इसका 3 डैश 5 डैश भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, TAA C TAA TCTG। हम सभी जानते हैं अगर इससे हम लोग आरएनए बनाएंगे तो ये वाला जो रज्जुक होगा, ये वाला रज्जुक जो होता है, इस रज्जुक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री हमें बनाना है अगर हमें आरएनए का सीक्वेंस पता करना है। तो आरएनए का सीक्वेंस पता करना है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। 3 डैश है तो 3 डैश के सामने क्या आ जाएगा बेटा, 5 डैश आ जाएगा। टी है, टी के सामने क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए है, ए के सामने आ जाएगा यू, ए है यू। सी है जी, टी के सामने ए के सामने यू, ए के सामने यू, टी के सामने ए, सी के सामने जी, टी के सामने ए, जी के सामने सी और 5 डैश की जगह क्या आ जाएगा, 3 डैश। ये क्या हो जाएगा बेटा, एमआरएनए सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर है, कोई कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन मैंने लिया कि क्वेश्चन क्या है, निम्न डीएनए सीक्वेंस से बनने वाले आरएनए सीक्वेंस का क्रम बताइए। क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, निम्न डीएनए अनुक्रम से अनुलेखन की क्रिया के दौरान, अनुलेखन की क्रिया के दौरान बनने वाले आरएनए का अनुक्रम ज्ञात कीजिए। अनुक्रम ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा। फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए formed by following DNA sequence। DNA sequence, एक मिनट बेटा। ठीक है बेटा, फाइंड आउट द डीएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। हमें
मैम बीएससी का सॉरी कॉल आ जाते हैं. फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए फाउंड बाय द फॉलोइंग, फाउंड बाय द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, पहले हम लोग सीक्वेंस देखते हैं. यहां पर मैंने दे दिया 5' GATC GATC 3'. ठीक है बेटा, इससे हम लोग बस इतना ही दे रखा और कुछ भी नहीं दे रखा है. तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. या तो क्या करो आप लोग, इससे पहले 3' 5' स्टैंड बनाओ, क्योंकि टेम्पलेट के रूप में जो होता है वह हमेशा 3' से 5' वाला काम में आएगा. दो तरीके हैं बेटा इस क्वेश्चन को करने के, दो तरीके हैं. एक मैं पहले इधर तरीका बताऊंगा और एक जो है वह इधर तरीका बताऊंगा. दो मेथड है. इधर मैं मेथड 1 अप्लाई कर रहा हूं, मेथड 1, और इधर मैं अप्लाई करूंगा बेटा मेथड 2. ठीक है बेटा, जो आपको अच्छा लगे वो आपको अप्लाई करना है. बस ये ध्यान रखना है कि स्पीड फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि बेटा किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए हमेशा एक्यूरेसी के साथ स्पीड बहुत मायने रखती है. जो भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर एक्यूरेसी तो होना जरूरी है. विदाउट एक्यूरेसी हम लोग एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे. लेकिन एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड, और बेटा स्पीड कब आएगी? जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वह खुद ने सॉल्व किए होंगे, तब जो है आपकी स्पीड जो है तब बनती है. तो देखो बेटा, पहला मेथड तो क्या है कि पहले मेथड के अंदर आप लोग इससे 3' 5' स्टैंड बनाओ. क्या है पहला मेथड भाई? 3' 5' स्टैंड बनाओ, क्योंकि टेम्पलेट वो है. तो देखो 5' के सामने क्या आ जाएगा? 3', G के सामने क्या आएगा? C, A के सामने क्या आएगा? T, T के सामने क्या आएगा? A, C के सामने G, G के सामने C, A के सामने T, T के सामने A, C के सामने G और 3' के सामने 5'. ये क्या हो गया बेटा? ये आपके हो गया टेम्पलेट. ये क्या हो गया? टेम्पलेट स्टैंड. अब टेम्पलेट स्टैंड के बाद इसका हमें क्या बनाना है? कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है. इसका क्या बनाना है? कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3' के सामने 5', C के सामने G, T के सामने A, A के सामने U, G के सामने C, C के सामने G, T के सामने A, A के सामने U और G के सामने C और 5' के सामने 3'. ये जो स्टैंड आ गया, ये आ गया बेटा आपके mRNA का सीक्वेंस आ गया. ठीक है बेटा, इसमें तो टाइम लगा. पहले हमने क्या किया? पहले हमने मेथड 1 के अंदर टेम्पलेट स्टैंड को पता किया, और टेम्पलेट स्टैंड को पता करने के बाद टेम्पलेट स्टैंड बनाया, और टेम्पलेट स्टैंड का क्या बनाया हम लोगों ने? कॉम्प्लीमेंट्री बनाया. अब देखो बेटा, मेथड सेकंड क्या है? थोड़ा फास्ट है. इसके अंदर मेथड सेकंड अगर हम लोग देखें, मेथड सेकंड जो है वह क्या कहता है? मेथड सेकंड, और मैं मेथड सेकंड से सॉल्व करवाऊंगा. बेटा देखना, हमें दे रखा है 5' से 3' स्ट्रैंड, और आरएनए जो बनता है वह हमेशा 3' से 5' वाले का कॉम्प्लीमेंट्री होता है. मुझे बताओ बेटा, अगर 5' 3' है, 5' 3' स्ट्रैंड जो है, मुझे बताओ बेटा 5' 3' स्ट्रैंड जो है, और दूसरा हो गया 3' 5'. ठीक है, 3' 5'. अब इसके अंदर ये वाला है टेम्पलेट, और टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री आपके है 5' 3'. हम सभी जानते हैं कि डीएनए के द्विरज्जु की स्टैंड के अंदर दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. बेटा मुझे बताओ, ये स्टैंड हम लोग पहले पता करें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, वापिस उसका कॉम्प्लीमेंट्री पता करें, तो सीक्वेंस तो यही आना है. वापिस देखना, पहले हमने क्या किया? इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, और फिर उस कॉम्प्लीमेंट्री का वापिस कॉम्प्लीमेंट्री बनाया.
तो वापस तो यही आएगा, बस चेंज कहां होगा कि जो थाइमीन है, थाइमीन की जगह पर आपको यूरेसिल लिखना है। देख लो बेटा, इससे सेकंड मेथड जो है वो क्या होगा, जी की जगह पर आप 5 डैश की जगह क्या लिखना है 5 डैश, जी की जगह लिखना है जी, ए टी की जगह यू, सी की जगह सी, जी ए यू सी और ये 3 डैश। देख लो बेटा ये और ये उत्तर एक जैसा, जी ए यू सी, जी ए यू सी, जी ए यू सी। क्लियर है बेटा? वापस देखना बेटा, सेकंड क्वेश्चन एक और करते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, मैंने लिख दिया 5 डैश जी ए सी सी जी ए टी सी, या सॉरी सी ए सी जी ए 3 डैश। बेटा मेथड 1 अप्लाई करते हैं पहले, फिर उसको मेथड 2 के अंदर डालेंगे। ये है आपका मेथड 1, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। पहले तो इसका क्या बनाओ, मेक टेम्पलेट स्टैंड। मेक क्या करना है, टेम्पलेट स्टैंड बनाना है। अगर हम लोग इसका टेम्पलेट स्टैंड बनाने चलेंगे तो 3 डैश आएगा, जी के सामने सी आएगा, ए के सामने टी, ए के सामने टी, सी जी सी, टी ए जी टी, जी सी ए और ये आ जाएगा 5 डैश। एक मिनट, जी सी, जी के सामने सी और ए के सामने टी और ये आ गया आपके 5 डैश। यही होगा, देख लेना, जी के सामने सी, ए के सामने टी, ए के सामने टी, सी के जी जी, सी टी, ए जी टी, जी सी टी। अब क्या करो, अब इसका मेक कॉम्प्लीमेंट्री, क्या कर रहे हैं, मेक कॉम्प्लीमेंट्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे तो 3 डैश के सामने 5 डैश, सी के सामने जी, टी के सामने ए सी सी जी, ए यू सी, ए सी जी, ए और 3 डैश। ये बन गया आपके mRNA का सीक्वेंस। ये क्या हो गया बेटा, mRNA। थोड़ा लंबा मेथड है। हमने क्या किया, पहले जो स्टैंड दे रखा था उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया और कॉम्प्लीमेंट्री का वापस कॉम्प्लीमेंट्री बनाया। इतना क्यों करना, मेथड 2 अप्लाई करो ना। मेथड 2 क्या है, अगर 5 डैश 3 डैश दे रखा है तो बिल्कुल सेम एज 5 डैश टू 3 डैश। क्या ध्यान रखना है, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल लिखना है, बस वो का वो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो बेटा 5 डैश जी ए सी सी जी ए यू सी ए सी जी ए 3 डैश। देख लो, इसको मिला लो, जी ए डबल सी, जी ए यू सी ए सी जी ए। क्लियर है चीज? अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मैं कह रहा हूं अगर हमें 3 डैश जी ए टी सी जी ए सी सी 5 डैश इस तरीके से दे रखा है, मतलब टेम्पलेट स्टैंड ही दे रखा है, तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बेटा कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जा सकता है। कॉन्सेप्ट एक ही है कि 3 डैश 5 डैश स्टैंड से आरएनए का निर्माण होगा। बना दो, क्या होगा, 3 डैश की जगह 5 डैश आ जाएगा। ये आपको दे रखा है डीएनए सीक्वेंस, ये दे रखा है बेटा डीएनए का सीक्वेंस दे रखा है, और इससे हमें एमआरएनए का सीक्वेंस पता करना है। 3 डैश की जगह 5 डैश, जी की जगह सी, ए की जगह क्या आ जाएगा यू, टी की जगह ए, जी सी यू जी जी, और ये हो गया 3 डैश। ये कौन सा हो जाएगा बेटा, एमआरएनए का सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर है बेटा कहानी? ठीक है। और क्वेश्चन देखो बेटा, डी वाला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं आपको क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, ऐसे दे रखा है ए टी जी सी टी ए सी जी, कुछ भी नहीं दे रखा बेटा। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो उसे हमें क्या मानना है, टेम्पलेट स्टैंड मानना है। कुछ भी नहीं दे रखा है, इसको क्या मानना है, अगर ध्यान रखना, अगर डीएनए अनुक्रम दे रखा हो और डीएनए अनुक्रम दे रखा हो लेकिन उसकी पोलैरिटी ध्रुवता नहीं बताई गई हो तो उसे हमें क्या मानना है, टेम्पलेट रज्जुक मानना है। ए का क्या हो जाएगा टी, टी होता नहीं है, यू ए
UACG क्लियर है बेटा, ये पॉइंट लिख लेना। अगर प्रश्न में नोट डाल के लिख लो, अगर प्रश्न में डीएनए अनुक्रम तो दे रखा है, डीएनए अनुक्रम तो दे रखा है, लेकिन ध्रुवता नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो उसे टेम्पलेट रज्जुक मानकर, टेम्पलेट रज्जुक मानकर प्रश्न को हल करना है, प्रश्न को हल करना है। ये आप लोग ध्यान रखें कि इफ डीएनए सीक्वेंस इज गिवन बट पोलरिटी इज नॉट गिवन, देन इमेजिन दैट इट इज अ टेम्पलेट स्टैंड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। क्या है बेटा, इफ लिखिएगा पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ डीएनए सीक्वेंस इज गिवन इन क्वेश्चन, डीएनए सीक्वेंस इज given in question, but the polarity is not given, the polarity is not given, then solve the question assuming that the given strand is template strand, given strand is what, template strand। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बातें हम लोगों ने कर ली। अब इस स्लाइड को पढ़ते हैं बेटा। इफ बोथ स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट, इसको देखते हैं बेटा, देखना मैं कह रहा हूं, इस पॉइंट को हम लोग इसके आगे लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। यहां पर देखो बेटा, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में आएंगे, काम में करते हैं, तो क्या होगा। क्या कह रहा है कि देखो बेटा कि ये है 5 डैश और ये हो गया 3 डैश और ये हो गया 3 डैश और ये हो गया 5 डैश। अगर ये दोनों ही इफ एक्ट एज टेम्पलेट तो क्या होगा बेटा। अगर डीएनए के दोनों स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड के रूप में काम में आएंगे तो बेटा दोनों स्टैंड से आरएनए बनेंगे, और दोनों स्टैंड से जब आरएनए बनेंगे तो वो दोनों स्टैंड जो होंगे आरएनए के, वो आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और वो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर द्विरज्जुकी आरएनए का निर्माण करेंगे, जिससे कभी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं कि सपोज मैं कह रहा हूं, इसको हम लोग और करके लिख लेते हैं, और मैं कह रहा हूं, इसको मैंने लिखा 5 डैश ATGC 3 डैश। इसका क्या हो जाएगा, TACG 5 डैश। if both DNA strand act as टेम्पलेट, दोनों स्टैंड किसके रूप में काम में आते हैं, टेम्पलेट के रूप में। तो बेटा देखना दोनों से ही क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। पहले क्या ले लेते हैं 5 डैश, इसका पहले इसका बना दें, या पहले ऊपर वाले का पहले इसका बना दो। टी की जगह क्या आ जाएगा ए की जगह क्या आ जाएगा यू, सी की जगह क्या आ जाएगा जी की जगह क्या आ जाएगा, जी की जगह क्या आ जाएगा सी, AUGC, ये 3 डैश। फिर इसका बनाते हैं, इसका बनाएंगे 3 डैश। ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह यू, टी की जगह क्या आ जाएगा ए, जी की जगह क्या आ जाएगा सी की जगह क्या आ जाएगा जी, ए की जगह क्या आ जाएगा यू, टी की जगह क्या आ जाएगा ACG 5 डैश। अब देखो बेटा, एक आरएनए तो ये बना, ये हो जाएगा आरएनए, ए लिख लेता हूं मैं इसको,
और एक आरएनए जो है वह आपके बन गया ये आरएनए बी, आरएनए बी। अब देखो बेटा, ये दोनों जो आरएनए हैं ये एक दूसरे के संपूरक है। ये इसके साथ 2 बॉन्ड बना देगा, ये इसके साथ 2 बॉन्ड बना देगा, ये इसके साथ 3 बॉन्ड बना देगा, ये 3 बॉन्ड बना देगा, ये 2, ये 2, ये 3 और ये 3। और द्विरज्जु की आरएनए जो है क्या बन जाएगा बेटा, डीएस आरएनए का निर्माण हो जाएगा, डीएस आरएनए का निर्माण हो जाएगा। और द्विरज्जु की आरएनए जो होता है वह प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता बेटा, प्रोटीन निर्माण नहीं कर सकता, प्रोटीन निर्माण नहीं कर सकता। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। 2 रीजन है कि अगर डीएनए के दोनों रज्जु टेम्पलेट स्टैंड के रूप में काम में आते हैं तो क्या होगा, लिखिएगा, लिखिएगा, अगर डीएनए के दोनों रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक के रूप में, रज्जुक के रूप में काम में आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, 2 चीजें होगी। इफ both the strand of both the strand of DNA acts as template during transcription, then what will occur, then what will occur, what will occur, तो क्या होगा। देखो बेटा, अगर डीएनए के दोनों रज्जुक, अभी हमने समझा कि अगर डीएनए के दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में काम में आएंगे तो दोनों रज्जुक से आरएनए बनेंगे और बनने वाले आरएनए एक दूसरे के संपूरक होंगे, इसलिए वो आपस में बंध बनाकर द्विरज्जु की आरएनए का निर्माण करेंगे और द्विरज्जु की आरएनए से कभी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। लिखिएगा, अगर पहला रीजन क्या है बेटा, क्या होगा कि अगर डीएनए के दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में काम में आते हैं, टेम्पलेट के रूप में काम में आ जाए तो अनुलेखन क्रिया के दौरान, अनुलेखन क्रिया के दौरान आरएनए के 2 रज्जुकों का निर्माण होता है, निर्माण होगा जो एक दूसरे के संपूरक होंगे, संपूरक होंगे और आपस में जुड़कर और आपस में जुड़कर द्विरज्जु की आरएनए का निर्माण कर देंगे, निर्माण कर देंगे और द्विरज्जु की आरएनए से कभी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। बेटा आपको बायोटेक के अंदर पढ़ाऊंगा, जब अगर किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी या आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है
और द्विरज्जु की आरएनए को क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है, ठीक है ना। एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेलुलर डिफेंस की एक मैकेनिज्म होती है कि अगर किसी कोशिका के अंदर द्विरज्जु की आरएनए का निर्माण होता है, बायोटेक में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि किसी कोशिका के अंदर द्विरज्जु की आरएनए का निर्माण होता है तो आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतरक्षेप विधि स्टार्ट हो जाएगी और वह क्या करेगी, द्विरज्जु की आरएनए को डिग्रेड कर देगी, उससे प्रोटीन बनाने ही नहीं देगी, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा, देखते हैं, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। इफ, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, if both strand of DNA acts as template strand for formation of RNA, then they will form two RNA strands which are complementary to each other and will form double stranded RNA. Double stranded RNA after joining, and double stranded RNA do not make protein, कभी भी डबल स्टैंड आरएनए जो है वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। यही हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक और दूसरा रीजन भी बताऊंगा क्या होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इफ बोथ स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन दे would code for RNA molecule with different sequence, and if they code for protein the sequence of amino acid in this protein would be different. And another reason that if, ये वाला मैंने समझाया, if the two RNA molecules are produced they would be complementary to each other and form a dsRNA which prevent the translation of RNA. क्या कह रहे हैं कि यदि दो आरएनए अणु उत्पन्न होते हैं तो वो एक दूसरे के पूरक होंगे और एक dsRNA बनाएंगे जो आरएनए के अनुवादन को रोकता है। बहुत अच्छा देख रखा है। अगर दो टेम्पलेट है तो दो बन गए आरएनए मॉलिक्यूल, दो आरएनए मॉलिक्यूल बन गए तो इन्होंने द्विरज्जु की आरएनए बनाएगा और द्विरज्जु की आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को निर्माण को रोकता है। अब देखा बेटा, दूसरा रीजन देखते हैं बेटा, दूसरा रीजन इसके आगे ही लिख लेते हैं। यहां पर दूसरा क्या होगा, देखो बेटा सेकंड देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं दोनों स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड के रूप में काम करते हैं, देखो बेटा दोनों स्टैंड, मैं कह रहा हूं ये 5' स्टैंड और ये 3' स्टैंड और ये 3' स्टैंड और ये 5' स्टैंड। अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे तो दोनों अलग अलग आरएनए को बनाएंगे। ये दोनों अगर स्टैंड, ये अगर बोथ स्टैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट तो क्या बनाएंगे बेटा, तो ये फॉर्म 2 चेन ऑफ RNA with different sequence, भाई ये क्या करेंगे, ये दो अलग अलग सीक्वेंस वाले आरएनए अणुओं का निर्माण करेंगे और अगर उन आरएनए अणुओं का, उन आरएनए श्रृंखलाओं का अनुक्रम अलग है तो ये प्रोटीन निर्माण के दौरान अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करेंगे, जिसकी वजह से अनुवादन के दौरान कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वह बढ़ जाती है। डिफरेंट सीक्वेंस विच कोड फॉर
which code for different amino acid, different amino acid which create complexity. पहले तो बेटा प्रोटीन बनेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर बनेगा तो उसके अंदर अमीनो अम्ल का जो अनुक्रम होगा वह अलग अलग होगा. लिखेगा इंग्लिश में, लिखेगा अगर, हिंदी मीडियम में लिखते हैं, अगर डीएनए के दोनों रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक के रूप में काम में आते हैं तो वे दो अलग अलग अनुक्रम वाले आरएनए का निर्माण करेंगे जो विभिन्न प्रकार के, जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के, विभिन्न अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्लों को कूट करेंगे और अनुवादन की क्रिया को अत्यधिक जटिल बना देंगे, और अनुवादन क्रिया को अत्यधिक जटिल बना देंगे. क्लियर है बेटा? क्या कह रहे हैं कि इफ बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, इफ both the strand of DNA acts as template during transcription process, they will produce two RNA chain with different sequence, which codes different amino acid which creates complexity in translation प्रोसेस. ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान जो है वह कॉम्प्लेक्सिटी जो है वह क्रिएट कर लेंगे. बहुत अच्छा हमने कॉन्सेप्ट जो है, एक मिनट बेटा मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने लोगों ने जनरेट किया अपने माइंड के अंदर. ठीक है बेटा, कि कभी भी अनुलेखन की क्रिया के दौरान डीएनए के दोनों रज्जुक जो होते हैं वह ट्रांसक्रिप्शन के अंदर टेम्पलेट के रूप में काम में नहीं आते हैं. क्लियर है बेटा? आई थिंक हर स्लाइड, यहाँ तक की स्लाइड आई थिंक सब हो गई है. मैं शुरुआत से चेक कर लेता हूँ, कोई भी स्लाइड अपनी रहनी नहीं चाहिए. ये कर लिया. ठीक है ना बेटा? आगे देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं. चलो बेटा, जीन का मतलब क्या होता है? बेटा जीन हम लोग कह सकते हैं कि अनुवांशिकी की, वंशागति की
क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे हम लोग जीन कहते हैं। कि वंशागति की जो क्रियात्मक इकाई है, मैंने जब जीन की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी तब बेटा मैंने बताया भी था कि जीन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ब्रांच ऑफ साइंस चेंज होती है। अनुवंशिकी पढ़ते वक्त, जेनेटिक्स को पढ़ते वक्त हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए की या वह इकाई जो वंशागति के लिए उत्तरदायी होती है, वंशागति के लिए उत्तरदायी इकाई को जीन कहते हैं, जेनेटिक्स वाले बोलते हैं। जेनेटिक्स जब पढ़ते हैं हम लोग ये पढ़ते हैं कि द यूनिट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज जीन। बेटा हम लोग अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है उसे जीन कहते हैं। द पार्ट ऑफ डीएनए विच मेक द फंक्शनल प्रोटीन इज कॉल्ड एज जीन। तो यहां पे एनसीईआरटी ने कुछ लाइंस दे रखी है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सही बात है, एक जीन को वंशागति की कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर हम लोग बात करें एक डीएनए के सीक्वेंस के रूप में, इफ इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। बेटा डीएनए सीक्वेंस के रूप में जीन को डिफाइन करना लिटरली बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। क्यों? बिकॉज द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो डिफाइंड एज जीन। कई लोग कहते हैं कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन को बनाने में काम में आता है, तो बेटा प्रोटीन को बनाने में तो केवल एमआरएनए काम में आता है। भाई प्रोटीन को बनाने में कौन काम में आता है? केवल एमआरएनए की सीक्वेंस काम में आती है। तो फिर जो बेटा टीआरएनए को बनाएगा, जो आरआरएनए को बनाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो भी तो जीन ही है। ठीक है, वही है बेटा। क्या कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस के रूप में केवल जीन को डिफाइन करना थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स इज आल्सो defined as gene, but information of protein is present on the DNA segment which code mRNA। देखो बेटा बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि एक जीन को वंशागतिकी की कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। डीएनए अनुक्रम के संदर्भ में एक जीन को शाब्दिक रूप से परिभाषित करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि टीआरएनए या आरआरएनए अणु के लिए कुटलेखन करने वाले डीएनए अनुक्रम को भी जीन के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन प्रोटीन की सूचना केवल और केवल एमआरएनए में उपस्थित होती है। ठीक है बेटा, पॉइंट समझ में आ गया? देखो बेटा डीएनए से टीआरएनए भी बनता है, आरआरएनए भी बनता है, एमआरएनए भी बनता है, लेकिन प्रोटीन जो होता है वह केवल किससे बनता है? एमआरएनए से बनता है। लेकिन टीआरएनए और आरआरएनए वालों को भी हम लोग क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। ये चीज आप लोग भी ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन के अंदर क्या रखना? थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखने की कोशिश करना। ठीक है, फिर देखो बेटा डीएनए के अंदर अगर हम लोग जीन की बात करें तो बेटा जीन के अंदर कई सारी यूनिट्स होती है। जैसे कुछ यूनिट्स में यहां पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक होती है सिस्टोन, एक होती है बेटा रेकॉन और एक होती है बेटा म्यूटॉन। तीन बेसिक सीक्वेंस या यूनिट जो होती है वो हमें ध्यान रखनी। और भी कई होती है, जब आप लोग हायर स्टडीज के अंदर जाओगे आपको और जो है यूनिट जो है जीन की बताई जाएगी। सिस्टोन क्या होती है? सिस्टोन का मतलब होता है डीएनए की वह यूनिट या जीन की वह यूनिट जो प्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाएं उपस्थित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोन कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं ये एक जीन है, अब इस जीन के अंदर इस भाग से क्या बन रहा है बेटा? इस भाग से आपके प्रोटीन बन रहा है। इस भाग से क्या बन रहा है बेटा? प्रोटीन बन रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टोन कहेंगे। लिख लीजिएगा इसको भले। मैं कह रहा हूं ये है जीन, ठीक है, और जीन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं पहला सिस्टोन क्या होता है? सिस्टोन बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हर बार आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैं कह रहा हूं भले ही कुछ क्लासेस ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों तक बहुत ही बढ़िया मैटर, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट जो है वह डिलीवर होने चाहिए।
तो बेटा सिस्टोन क्या है कि जीन की क्रियात्मक इकाई जो होती है वह सिस्टोन होती है, जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाएं उपस्थित होती है। लिखिएगा, जीन की क्रियात्मक इकाई जिसमें जीन की क्रियात्मक इकाई जिसमें प्रोटीन निर्माण या पॉलीपेप्टाइड निर्माण के लिए आनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित होती है उसे सिस्टोन कहते हैं। द पार्ट और द यूनिट ऑफ जीन, मतलब लिख लो इंग्लिश मीडियम, द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन which contain the genetic information for protein or polypeptide synthesis is called as सिस्टोन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सिस्टोन। हालांकि एनसीईआरटी ने केवल सिस्टोन के बारे में बताया है, हम लोग थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। सिस्टोन के बाद जो है होता है रेकॉन। थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं। रेकॉन वर्ड जो है वह रिकॉम्बिनेशन से आया है। मतलब रेकॉन वर्ड कहां से आया बेटा? रेकॉन वर्ड आपके आया है कॉम्बिनेशन से, पुनर्योजन से। किससे आया है बेटा? पुनर्योजन से। ठीक है, कि जीन की वह इकाई जो पुनर्योजन के लिए उत्तरदायी होती है। क्या होती है बेटा? जीन की वह इकाई, लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, जीन की वह इकाई जो पुनर्योजन के लिए, आगे आपको जेनेटिक्स के अंदर, आनुवांशिकी के अंदर पढ़ाया जाएगा, के लिए उत्तरदायी होती है, उसे रेकॉन या रिकॉन, जो भी आप लोग रेकॉन लिख लो, रेकॉन कहते हैं। लिखिएगा, द यूनिट ऑफ जीन विच इज responsible for recombination is called as रेकॉन। क्लियर है? उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रेकॉन बोलेंगे। तीसरी जो इकाई होती है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा म्यूटॉन। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटॉन। जीन की वह इकाई जो उत्परिवर्तन के लिए, म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। लिखिएगा, जीन की वह इकाई जो उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, उसे म्यूटॉन कहते हैं।
हैं। द यूनिट ऑफ जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिट ऑफ जीन विच इज responsible for mutation is called as म्यूटॉन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? म्यूटॉन नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? मतलब हमने कहा एक जीन में 3 यूनिट होती है, एक होती है सिस्टोन, एक होती है रैकॉन, एक होती है म्यूटॉन। ठीक है, मतलब सिंपल सी अगर हम लोग एक सिर्फ एक में ही हम लोग लिखें कि सिस्टोन क्या होता है, रैकॉन क्या होता है और म्यूटॉन क्या होता है। सिस्टोन जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस से रिलेटेड होती है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस से रिलेटेड होती है। रैकॉन जो होती है वह आपके रिकॉम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और म्यूटॉन जो होती है एम से एम मिला देना है, म्यूटेड। कोई रटने की जरूरत है ही नहीं बेटा। आर आर मिलाना है, आर से आर मिलाना है, एम से एम मिलाना है, और एक ध्यान रखना है जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। देखना बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक होलो एंजाइम होता है। बेटा होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है? उसके अंदर कुछ एडिशनल फैक्टर होते हैं। एडिशनल फैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं। पहली बात तो क्या है, यह एक टाइप ऑफ होलो एंजाइम है, टाइप ऑफ होलो एंजाइम। बेटा बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर होता है सिग्मा फैक्टर, और सिग्मा फैक्टर के साथ में कुछ कोर एंजाइम्स होते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, सिग्मा फैक्टर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिग्मा फैक्टर। ठीक है बेटा। बेटा बेसिकली सिग्मा फैक्टर जो होता है वह सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक एमआरएनए के ऊपर, एक डीएनए के ऊपर निश्चित नाइट्रोजन सीक्वेंस को पहचानने का काम करवाता है, जिसे हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी आप लोग क्या लिखना है कि सिग्मा फैक्टर जो होता है, सिग्मा कारक जो होता है, यह सिग्मा कारक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए के निश्चित अनुक्रम पर चिपकाने का या अनुक्रम पर अटैच करवाने का काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है बेटा? यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, आरएनए या चलो नेक्स्ट में लिखते हैं सिग्मा कारक जो है, चलो पूरा ही लिख लेते हैं सिग्मा, चलो नेक्स्ट में ले लेते हैं ना। सिग्मा कारक, सिग्मा फैक्टर के बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। सिग्मा कारक क्या होता है बेटा? सिग्मा कारक क्या करता है? यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए पर उपस्थित निश्चित न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पर, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जिसे हम लोग बोलते हैं प्रमोटर, अनुक्रम पर जोड़ने का कार्य
करता है। मतलब क्या करेगा कि सिग्मा कारक जो होता है वह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए पर उपस्थित कुछ फिक्स नाइट्रोजन सीक्वेंस होती है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, जिसे हम लोग प्रमोटर बोलते हैं, उस पर चिपकाने का काम करता है। बेटा अगर किसी भी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के सिग्मा कारक को हटा दिया जाए तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के ऊपर ना जुड़कर किसी और पर जुड़ जाएगा। क्या है कि अगर किसी कारणवश आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का सिग्मा कारक खराब हो जाए तो कोर एंजाइम तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर पर नहीं जुड़ पाता। ठीक है ना बेटा, कि सिग्मा फैक्टर क्या है कि सिग्मा फैक्टर इंग्लिश मीडियम में लिखना बाकी रह गया था। सिग्मा फैक्टर बाइंड्स दी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम at fixed sequence of DNA which are called as promoter. If due to any reason the sigma factor of RNA polymerase degraded or destroy, the RNA polymerase cannot bind the RNA polymerase can't bind on proper प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जो है वह बाइंड नहीं हो पाएगा। अब देखना बेटा आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज एक मुख्य एंजाइम है जो अनुलेखन क्रिया के दौरान काम में आता है। टाइप ऑफ एलो एंजाइम, इट इज मेन एंजाइम involves in ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यह मुख्य एंजाइम है जो अनुलेखन क्रिया के दौरान काम में आता है। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की हम लोग बात करें। यूकैरियोट की पहले बात कर देते हैं बेटा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको 3 प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं बेटा, यहां पे लिख लेते हैं। अगर हम लोग यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कितने तरह के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? बिल्कुल इजी है। एक है बेटा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, हिंदी मीडियम में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो जाएगा बेटा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और तीसरा हो जाएगा आपके आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, 3 प्रकार के यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। अब देखो बेटा कैसे याद करना है कि ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा। बेटा पुराने जमाने के अंदर एक घड़ी होती थी HMT, एक घड़ी होती थी, कौन सी? HMT। HMT तो आपको कैसे ध्यान रखना है? HMT की जगह याद रखना है R। कैसे ध्यान रखना है? HMT की घड़ी होती थी, HMT की वॉच होती थी, आपको कैसे ध्यान रखना है बेटा? RMT। ये किसको बनाएगा? RRNA को। ये किसको बनाएगा बेटा? mRNA को। और ये किसको बनाएगा बेटा? tRNA को। याद हो जाएगा बेटा? RMT। HMT की घड़ी की जगह कौन सी घड़ी याद रखनी है आपको? RMT घड़ी जो है वह याद रखनी है। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट RRNA को बनाता है, RNA पॉलीमरेज सेकंड mRNA को बनाता है, और RNA पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वह tRNA को बनाता है। ठीक है बेटा, यही कह रहा है कि RNA पॉलीमरेज फर्स्ट और भी कुछ है, 28S RRNA, 18S RRNA और 5.28, 18 और 5.8। कौन कौन से? 28, 18 और ये आप लोग बना दीजिएगा। RNA पॉलीमरेज सेकंड इज द hRNA सिंथेसिस या प्रीकर्सर ऑफ mRNA। ये इसको यहां पे लिख लेना। ये क्या है बेटा? प्रीकर्सर ऑफ यू लिख लेते ना, मतलब ये इतना ही, मतलब ऐसे आप mRNA लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, mRNA, या आप लोग लिख लो HNRNA। मैं आगे आपको डिटेल में डिफरेंस बता दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA एंड mRNA, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो बेटा यहां तक हो गया। यह काम ने कि जिस तरीके से हम लोगों को HMT की घड़ी आपको मैंने याद करवाई कि HMT की घड़ी होती है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है H की जगह R, ये M, और ये किसको कोड करेगा बेटा? tRNA। ये कोड करेगा RRNA को। ठीक है, RMT की घड़ी याद रखनी है, mRNA को बनाएगा, और ये बनाएगा बेटा आपके tRNA को। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो बेटा हमने बताया कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर देयर आर 3 टाइप ऑफ RNA, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केवल एक ही प्रकार का RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो क्या करता है बेटा? जो अलग अलग प्रकार के RNA को, ऑल टाइप ऑफ RNA को कोड करता है। यही है बेटा, प्रोकैरियोट्स हैव ओनली 1 टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज विच सिंथेसाइज ऑल टाइप ऑफ RNA। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में केवल एक प्रकार का RNA पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के RNA का निर्माण करता है। ये बेटा वही है बेटा, अभी मैंने बताया RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज के अंदर क्या होता है? एक तो होता है कोर एंजाइम और एक होता है सिग्मा फैक्टर। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, जब अनुलेखन की क्रिया होती है, तो अनुलेखन की क्रिया के दौरान सिग्मा कारक और कोर एंजाइम एक दूसरे से अलग अलग भी होते हैं और कई बार एक दूसरे से जुड़ते भी हैं। इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सिग्मा कारक कब जुड़ेगा, सिग्मा कारक कब हटेगा, ये सब बाद में। RNA पॉलीमरेज ऑफ E. coli हैज 5 पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा, बीटा डैश, ये आपको काम की बात नहीं है, आउट ऑफ NCERT है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। सिग्मा पॉलीपेप्टाइड चेन इज आल्सो नॉन एज सिग्मा फैक्टर। ये हमने बता दिया कि सिग्मा जो फैक्टर होता है यह सिग्मा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। बेसिकली क्या होती है बेटा? सिग्मा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है ना। बेसिकली ये इनिशिएशन के समय काम में आती है, जब आगे हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, चलो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, नहीं तो क्लास जो है लंबी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।